देंगे और उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ जो पंजाब की बुक में चीजें रह गई हैं वो भी हम पढ़ लेंगे इवनिंग की क्लास में। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है, देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट एंड मैकेनिज्म थ्रू व्हिच रिएक्शन प्रोसीड। देखो केमिकल काइनेटिक्स इन तीनों चीजों की स्टडी है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म पढ़ेंगे रिएक्शन का, और फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट। अच्छा देखें, आपने नोट किया होगा कि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं और जो डिफरेंट टाइम लगाते हैं कंप्लीट होने में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ए स्लो प्रोसेस, कंबशन ऑफ गैसोलीन फास्ट है, और कुकिंग ऑफ फूड मॉडरेट होता है। तो इस तरह जो रिएक्शंस हैं उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। एक होते हैं स्लो रिएक्शंस, एक होते हैं फास्ट रिएक्शंस, एक होते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो केमिकल काइनेटिक्स में इन सब की स्टडी करेंगे हम। देखो केमिकल काइनेटिक्स में स्लो रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, फास्ट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं जो 2 या 3 घंटों के अंदर हो जाते हैं उनकी भी हम स्टडी करेंगे और उनका मैकेनिज्म पूरा पढ़ेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन का आप मैकेनिज्म पढ़ कर आए हैं। उस मैकेनिज्म में कुछ स्लो स्टेप होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइन स्टेप कहा जाता है बेटा, आरडीएस कहा जाता है, रेट डिटरमाइन स्टेप स्लो स्टेप को कहा जाता है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्लो स्टेप से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बहुत अहम, ये जो केमिकल काइनेटिक्स में अहम है। इसके अलावा फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट, जैसे कंसंट्रेशन है, जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, इनकी कोलिन बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इससे टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है रेट पर। इस तरह कैटलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है रेट पर, कैटलिस्ट भी रेट को इफेक्ट करता है। इससे सरफेस एरिया का भी इफेक्ट पड़ता है रेट पर। सरफेस एरिया सॉलिड का बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर सॉलिड जो है सब कंपाउंड है, अगर वो पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है चंक्स से। इसके अलावा रेडिएशन का भी असर पड़ता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे। तो बेटा ये फैक्टर्स हैं जो रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर ये भी इफेक्ट करती है रेट को, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, किसी के लिए कम होती है, किसी के लिए ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इनकी हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टडी है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट एंड मैकेनिज्म थ्रू व्हिच रिएक्शन प्रोसीड। तो केमिकल काइनेटिक्स की पहले डेफिनेशन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, mechanism of reaction, and factors which affect rate। देखो बेटा इन सब की स्टडी को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी भी है, मैकेनिज्म थ्रू व्हिच रिएक्शन प्रोसीड ये भी हम पढ़ेंगे, स्लो फास्ट, और फैक्टर्स जो रेट को इफेक्ट करते हैं, जिनमें कंसंट्रेशन को भी पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर को भी पढ़ेंगे, कैटलिस्ट को भी हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट को पढ़ेंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है वो पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा सरफेस एरिया को पढ़ेंगे हम। सरफेस एरिया के अलावा जो है रेडिएशंस को भी हम पढ़ेंगे जो रेट को इफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे।
ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो पहले आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे बेटा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टडी है रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे देखो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, देखो जिस तरह रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट बेटा कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट यूटिलाइज हो जाता है और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। तो रिएक्टेंट का देखो ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, बेटा ए रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, बी के अंदर। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो ए का अमाउंट आस्ता आस्ता कम होने लगेगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा, तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसको ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हैं हम। बेटा ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन। इधर देखो, ये बेटा कंसंट्रेशन है इस तरह और ये टाइम, टाइम एक्स एक्सिस पे और कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे। तो जैसे टाइम गुजरेगा देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेजी से कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ेगी, मगर बाद में स्लो हो जाती है। अब इस ग्राफ को देखेंगे बेटा, ये ग्राफ बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, यकसा एक जैसा नहीं है। शुरू में फास्ट होता है, जल्दी राइज होता है, शुरू में जल्दी राइज होगा, बाद में इतना नहीं बढ़ता, बाद में उतना इसमें इजाफा नहीं होता है, बाद में कम हो जाता है। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज। बेटा शुरू में इसमें ज्यादा इजाफा हो जाता है और बाद में उतना इजाफा नहीं होता। रीजन उसका यह है कि शुरू में रिएक्टेंट के मालिक्यूल ज्यादा होते हैं। देखो शुरू में जो रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा होने की वजह से इनमें कोलिन भी ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है शुरू में। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में बेटा फास्ट होता है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है और बाद में स्लो हो जाता है, आस्ता आस्ता कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट के मालिक्यूल कम हो जाते हैं, कोलिन कम हो जाती है, कोलिन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो थ्रू आउट एक जैसा नहीं रहता। इनिशियल जो शुरू के लम्हे होते हैं उनमें ज्यादा होता है, उनमें फास्ट होता है और बाद में स्लो होता है, इसलिए हम लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, जितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है ऊपर रखें और जितना टाइम लगा है वो नीचे रख दें। टोटल टाइम, टोटल कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, टोटल टाइम नीचे रखेंगे और वहां से क्या निकालेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद कर लो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होता है। बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है लम्हे का रेट, इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हम कहते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है थोड़े टाइम का रेट। बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क है थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होता है, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज लेते हैं हम, जैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज, जैसे आपके सारे इंटीजर्स का एवरेज होता है, किसी सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आते हैं, किसी में कम आते हैं, मगर एवरेज अलग निकलेगा, हर सब्जेक्ट के नंबर जो है परसेंटेज अलग निकलेगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो बताता है कि थ्रू आउट कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, उसी से हम डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, वो होता है लम्हे का रेट। अगर शुरुआत के लम्हे का रेट निकालेंगे वो ज्यादा होगा, वो एवरेज रेट से ज्यादा होगा। सपोज करते हैं एवरेज रेट 80 है मोल पर डीएन पर सेकंड, तो शुरुआत वाले लम्हे का जो रेट होगा वो 100 से ज्यादा होगा।
या मतलब 80 से ज्यादा होगा सपोज करते हैं। और जो आखिर के लम्हे हैं, आखिर के लम्हे में रिएक्शन स्लो हो जाता है। जब उनका आखिर के लम्हे का रेट निकालेंगे वो एवरेज से कम होगा, वो 60 होगा, 70 होगा, 50 होगा, 40 होगा, कम होगा। क्योंकि जो शुरुआत वाले लम्हे होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, जो आखिर वाले लम्हे होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। तो शुरुआत वाले लम्हे का थोड़े टाइम का रेट निकालेंगे वो बहुत ज्यादा होगा, आखिर वाले का निकालेंगे वो बहुत कम होगा, एवरेज एक दूसरा निकलेगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे उनको एवरेज के साथ, तो शुरू के लम्हे का रेट एवरेज से ज्यादा होता है। आखिर वाले जो टाइम होता है शॉर्टेस्ट टाइम, या आखिर वाला जो टाइम होता है बिल्कुल जब रिएक्शन कंप्लीट होने को होता है, उनका अगर आप निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन तो वो एवरेज से कम होगी। ठीक है, और टोटल दोनों का हम क्या आते हैं, एवरेज लेते हैं। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, अगर हम टोटल जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है यहां से लेकर यहां तक ये लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं, तो ये मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या मिलेगा हमें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। और अगर हम थोड़े लम्हे का रेट निकालते हैं, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, या इनिशियल से निकालना चाहते हैं, 0 टाइम से लेकर 10 सेकंड का रेट निकालना चाहते हैं, वो बहुत हाई होगा। अगर टाइम 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का रेट निकालेंगे वो बहुत हाई होगा। अगर 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का रेट निकालेंगे थोड़ा कम होगा। 20 सेकंड से अगर 40 सेकंड का रेट निकालेंगे और कम होगा। 40 सेकंड से आगे 60 सेकंड का रेट निकालेंगे और कम होगा, क्योंकि जैसे इनिशियल से रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा, इनिशियल से रेट जंप लगाता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसीलिए 0 टाइम से अगर 20 मिनट का रेट निकालेंगे या 15 सेकंड का रेट निकालेंगे, जितना भी टाइम का रेट निकालना चाहेंगे थोड़े से टाइम का, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर आखिर के लम्हे का रेट निकालना चाहेंगे तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतना रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है जो इंस्टेंस रेट होता है बेटा, लम्हे का रेट, अगर शुरुआत वाले लम्हे का लेंगे तो वो ज्यादा होगा, आखिर वाले लम्हे का लेंगे वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटा देखो कंसंट्रेशन में चेंजिंग हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। बेटा कंसंट्रेशन में चेंजिंग, कंसंट्रेशन में चेंजिंग पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगी और वो टाइम के हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। या कह दें इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर यूनिट टाइम। इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बेटा कंसंट्रेशन में चेंजिंग और टाइम में भी चेंजिंग। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा
मोल पर डीएम पर सेकंड या मोलिटी पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको बेटा, मोलिटी पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मोल पर डीएम का मतलब है मोलिटी है, मोलिटी पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। तो बेटा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि कंसंट्रेशन में जितनी टोटल चेंजिंग आई है वो ऊपर रखी हमने, और जितना टोटल टाइम लगा है वो नीचे रखा है, ठीक है। मगर ग्राफ बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, यकसा नहीं होता, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर किसी लम्हे का हम रेट निकालना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम का रेट निकालना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम का रेट होता है, मखसूस टाइम का रेट होता है, थोड़े टाइम का रेट होता है। वो थोड़े टाइम का रेट आप शुरू वाला भी लिख सकते हैं, वो थोड़े टाइम का रेट आप आखिर वाला भी लिख सकते हैं। शुरू वाला अगर लेंगे 0 टाइम से लेकर 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड तक वो ज्यादा होगा। अगर आखिर वाले लम्हे का रेट लेंगे, बिल्कुल ही जो आखिर जब रिएक्शन एंड होने वाला है उसी का अगर हम रेट निकालेंगे या वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या होगा, स्लो होगी, क्योंकि वो रिएक्शन अब कंप्लीट होने वाला है और रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए, कोलियन भी कम हो गए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर मूवमेंट या स्पेसिफिक टाइम देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन है मगर स्पेसिफिक टाइम का रेट है, मखसूस टाइम का रेट है, शॉर्टेस्ट टाइम का रेट है, थोड़े से टाइम का रेट है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी चेंज होगी। तो इसको लिखेंगे हम dx अपन dt। dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। और ये निकालेंगे कहां से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से। स्लोप से निकालते हैं बेटा, इसके लिए ग्राफ बनता है और ग्राफ का जो स्लोप होता है वहां से हम निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बराबर है dx अपॉन dt, मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। देखो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। बताइए थोड़े टाइम का रेट है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, का मतलब है लम्हे का रेट है, शॉर्टेस्ट टाइम का रेट है। और जो निकालते कहां से, स्लोप से निकालते हैं, जो ग्राफ बनता है ग्राफ के स्लोप से निकालते हैं। अच्छा, सिंध के सिलेबस में ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि Mg मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम मेटल है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बेटा देखो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का कहां से निकालेंगे, या तो रिएक्टेंट के अमाउंट से निकालोगे या प्रोडक्ट के अमाउंट से। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के अमाउंट से निकलेगा, या तो रिएक्टेंट के अमाउंट से आप निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, या तो प्रोडक्ट के अमाउंट से निकालो, और जो आपके लिए लेबोरेटरी में आसानी से मेजर हो सके। तो लेबोरेटरी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन के वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हैं। Mg और HCl को रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी उसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो शुरुआत में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, शुरुआत में क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, कोलिन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जो गैस मिलेगी वो फास्टली बनेगी, ज्यादा बनेगी। मगर जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा।
देखो रिएक्शन जो प्रोसीड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पहले ज्यादा होता है बाद में स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, कोलिन कम हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां से निकालेंगे? हम हाइड्रोजन के वॉल्यूम को मेजर करके निकालेंगे। तो या तो रिएक्टेंट के अमाउंट को मेजर करेंगे या प्रोडक्ट के अमाउंट को। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए या तो रिएक्टेंट का अमाउंट लेंगे और इनस्टेंस रेट, लम्हे का रेट या शॉर्टेस्ट टाइम का रेट, वो मिलेगा आपको स्लोप से। सपोज करते इसके अंदर जो अगर हम स्लोप बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। ये टाइम है और ये है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा टाइम और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो इस तरह ग्राफ बनता है ये। इसे बना शुरू में देखो हाइड्रोजन का वॉल्यूम बहुत फास्ट है, तेजी से बढ़ा है, और बाद में क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अब एक लाइन लगाएंगे जिसको कहते हैं टेंजेंट, सीधी सीधी लाइन लगाएंगे। देखो इधर से अब कुछ लाइनें आपको एक्स एक्सिस की लेनी पड़ेंगी और कुछ लाइनें वाई एक्सिस की लेनी पड़ेंगी। बेटा कुछ लाइनें आपको एक्स एक्सिस की लेनी पड़ेंगी और कुछ वाई एक्सिस की। ठीक है, यहां से ये टाइम ले लो, ये टाइम है, ये dt है। बेटा चेंज इन टाइम, सपोज करते हैं ये 0 टाइम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये इसी में लगा रहा हूं, मतलब अपने तौर तरीके पे लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, अब अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दो भले। 05 है, यहाँ पे 10 लगा देते हैं, यहाँ पे 15 लगा देते हैं, यहाँ पे 20 लगा देते हैं, यहाँ पे 25 लगा देते हैं, यहाँ पे 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड। ये तो मैं अपने हाइपोथेटिकल टाइम लिख रहा हूँ। हाइपोथेटिकल टाइम जस्ट ग्राफ समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा। वहां आपको अगर ग्राफ दिया जाएगा तो वहां पे टाइम मेंशन होगा, वहां से आप रेट रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है 5 cc, या सपोज करते हैं यहाँ 0 cc, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 cc, यहाँ पे 30 cc, 40, अच्छा 40, 50, यहाँ पे 60 है इसकी वैल्यू, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80। बेटा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, सीसी जिसको लिखा जाता है सेंटीमीटर क्यूब को। ठीक है, अच्छा अब देखो ग्राफ जो बनेगा इसके अंदर देखो लाइनें ये है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये टाइम है। देखो टाइम का ड्यूरेशन कितना है, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना टाइम का फर्क है? dt, dt होगा चेंज इन टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 25, यहाँ पे 25 है ये, और इनिशियल है 5, तो क्या हो जाएगा 20 सेकंड। इसका मतलब है हम रेट जो निकाल रहे हैं 20 सेकंड का निकाल रहे हैं। और वो कौन सी 20 सेकंड? वो 20 सेकंड वो हैं जो शुरुआत वाले हैं, 5 सेकंड से लेकर 25 सेकंड तक। तो शुरुआत वाले लम्हे में रेट वैसे भी ज्यादा होता है। शुरुआत वाले लम्हे में जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की वो फास्ट होती है, ज्यादा होती है। हाँ अब देखो कितनी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, ये पॉइंट कंसंट्रेशन के लिए है, ये समझें 35 हो गया, और यहां पे क्या है 65। तो डीवी जो होगा चेंज इन वॉल्यूम, बेटा चेंज इन वॉल्यूम होगा फाइनल माइनस इनिशियल 70, सॉरी 65, बेटा 65 है, और माइनस कितना होगा ये 35,
65 में से 35 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 30 सीसी। तो डी जो रेट होगा या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगा, बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डीवी अपॉन dt या dx अपॉन dt। तो 30 सीसी डिवाइड बाय 20 सेकंड, तो जवाब क्या आएगा, देखो बेटा जवाब आएगा 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 का मतलब है 1.5। बेटा 3 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। 1.5 सीसी पर सेकंड, इसका मतलब है गैस जो प्रोड्यूस हुई है पर सेकंड 1.5 सीसी प्रोड्यूस हुई है। बेटा जो गैस प्रोड्यूस हुई है शुरुआत वाले लम्हे में वो गैस प्रोड्यूस हुई है 1.5 सीसी पर सेकंड, का मतलब है पर सेकंड के अंदर 1.5 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रोड्यूस हुई है, और 20 सेकंड के अंदर वो प्रोड्यूस हुई है 30 सीसी। मगर ये शुरुआत वाले लम्हे हैं जहां पे गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। आखिर वाले लम्हे में ये इसकी स्पीड नहीं रहेगी, ये वेलोसिटी आखिर वाले लम्हे में नहीं रहेगी, इससे कम हो जाएगी। इसका एवरेज और भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में तो जाहिर बात है शुरुआत वाले लम्हे तो फास्ट हैं मगर आखिर वाले लम्हे तो फास्ट नहीं है, तो एवरेज इसका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, एवरेज इसका अलग निकलेगा। एवरेज में क्योंकि टोटल टाइम लेते हैं हम, टोटल टाइम का मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ टोटल टाइम लेंगे हम, और जो टोटल कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो हम लेंगे, या टोटल वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो हम लेंगे। तो वो क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट के अमाउंट से हमने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया, या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन मालूम किया, या इंस्टेंटेनियस रेट मालूम किया, लम्हे का रेट हमने निकाला है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट से निकाला है हमने। अच्छा, इस तरह रिएक्टेंट के अमाउंट से भी निकाल सकते हो, इस तरह आप रिएक्टेंट के अमाउंट से भी रेट को निकाल सकते हो, रेट को मेजर कर सकते हैं रिएक्टेंट के अमाउंट से भी। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रीडिंग लेनी पड़ेगी बेटा। रीडिंग, एक कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी रीडिंग लेते हैं हम। पहली रीडिंग 0 सेकंड वाली लेंगे, 0 टाइम वाली लेंगे। ठीक है, जब रिएक्टेंट जो है वो टोटल अमाउंट उसका रिएक्टेंट का है, वो रिएक्टेंट कंज्यूम ही नहीं हुआ है, 0 टाइम का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस टाइम का रिएक्टेंट का अमाउंट लेंगे। फिर 5 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट, फिर 15 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, जितना इंटरवल रखें आप लोग। अगर सपोज करते हैं 10 मिनट का इंटरवल रखते हैं तो हर 10 मिनट के बाद रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको। देखो ये सपोज करते हैं ये रीडिंग 5 सेकंड की है, ये 10 सेकंड की, ये 15 सेकंड की, ये 20 सेकंड की, ये 25 सेकंड की, ये 30 सेकंड की, ये 35 की, ये 40 की। अब देखो ये 5 सेकंड की रीडिंग ये आई है, 10 सेकंड की रीडिंग ये आई है, 15 सेकंड की रीडिंग ये आई है, 20 सेकंड की रीडिंग ये आई है, 25 सेकंड की रीडिंग ये आई है, 30 सेकंड की रीडिंग यहां पे आई है, यहां पे आई है 30 सेकंड की रीडिंग, 35 की इधर आई है। उसके बाद देखो चेंजिंग नहीं आ रही है। अब देखो इनकी रीडिंग में कोई तब्दीली नहीं आई, शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ रहा है मगर आखिर में देखो स्लो हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो तो 2 टाइम का ड्यूरेशन भी ले सकते हैं आप लोग, 5 से 10 सेकंड का टाइम भी ले सकते हैं। भाई 5 से 10 सेकंड के टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, देख लो यहां से कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। बेटा ये एक पॉइंट ये हो गई, एक ये पॉइंट हो गई। 5 से 10 सेकंड का मतलब है 5 सेकंड का रेट निकालना चाहते हो, उसमें देखो कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, यहां से देख लो, यहां से लेकर यहां तक जितनी वैल्यूज हो तो वो होगा डीवी और ये होगा dt। और सपोज करते हैं 10 और 20 सेकंड का रेट निकालना चाहते हो, बेटा ये 10 सेकंड और ये 20 सेकंड, तो उसमें देखो कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। ये 10 सेकंड का टाइम कंसंट्रेशन वॉल्यूम और ये 20 का वॉल्यूम, इनमें देखो कितने का फर्क है। ये बेटा टाइम का हो गया, ये टाइम का ड्यूरेशन होगा, ये इतना टाइम, उसमें कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है वहां से आपको पता चल जाएगा। यहां से लेकर यहां तक ये कंसंट्रेशन चेंज हुई है, तो ले सकते हैं आप लोग ग्राफ। इसका मतलब है किसी भी इंटरवल का रेट आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, 0 से लेकर 5 सेकंड की निकाल सकते हो, 10 से लेकर 15 सेकंड की निकाल सकते हो, 15 से लेकर 20 सेकंड की निकाल सकते हो, 15 से 25 सेकंड की, 15 से 30 सेकंड की, किसी भी टाइम का रेट निकाल सकते हैं इसी स्लोप से। आप लोग किसी भी टाइम का रेट, किसी भी लम्हे का रेट आप निकाल सकते हैं इस स्लोप के जरिए।
तो बेटा स्लोप के जरिए आपको मिलेगा इंस्टेंस रेट, या ठीक है लम्हे का रेट, शॉर्टेस्ट टाइम का रेट। अच्छा उसके बाद है बेटा रेट एक्सप्रेशन, के रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, रेट को लिखेंगे कैसे हम। यूनिट आपको मैंने पढ़ा दिया है, मोल पर डीएन पर सेकंड होता है, या मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, या मोलरिटी पर सेकंड होता है। अब आते हैं बेटा रेट एक्सप्रेशन, के रेट को हम लिखेंगे किस तरह, किस तरह रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह रेट को हम लिखते हैं, लिखने का तरीका। ठीक है, बेटा रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब देखो ये ए है रिएक्टेंट और दूसरा है बी, ए और बी, ए और बी रिएक्टेंट है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग, इधर से लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। बेटा लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहते हैं, क्योंकि छठे चैप्टर के अंदर ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है। लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर कंसंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन के। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो मोल होंगे वो पावर में चले जाएंगे, उनके जो मोल होंगे वो पावर में जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बेटा ये मोलर कंसंट्रेशन की निशानी है, कैपिटल ये ब्रैकेट है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, ए इंटू बी, ए इंटू बी। या रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को डीएक्स अपॉन डीटी भी लिखा जा सकता है। तो डीएक्स अपॉन डीटी, और प्रोपोर्शनली को हम रिमूव कर देंगे, प्रोपोर्शनली को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो कांस्टेंट लगा देंगे के ए इंटू बी। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। चलो आगे भी एग्जांपल कर लेते हैं इसके। अब देखो बेटा dx अपॉन dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। क्योंकि आगे की जो डिस्कशन होगी उसमें टर्म वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी यूज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी यूज होगा। उसके लिए सिंबल dx अपॉन dt है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो, उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो dx अपॉन dt है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और k को क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट।
अब देखो इसमें आपको रेट लिखना है। सपोज करते हैं PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो जो dx/dt होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। बेटा जो dx/dt रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द PCl5। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ रिएक्टेंट को लिखना है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये, या dx/dt इज इक्वल टू K PCl5। बस ये है, ये रेट एक्सप्रेशन है। दूसरी क्वेश्चन ये है, NO प्लस O2 एरो 2NO है प्लस O2 एरो 2NO2, तो बेटा dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NO स्क्वायर इंटू O2 के। तो dx/dt डायरेक्ट किसके होगा, NO स्क्वायर इंटू O2। इसके 2 मोल है वो पावर में आ जाएंगे बेटा, NO के 2 मोल 2 है वो दोनों पावर में आएंगे, इंटू O2 का 1 मोल है, या dx/dt इज इक्वल टू K NO स्क्वायर इंटू O2। टू NH3 एरो N2 प्लस 3H2, 2 NH3 है, किस में तब्दील हो रहा है, N2 और H2 में। तो dx/dt इज इक्वल टू K, तो dx/dt डायरेक्ट डिवीजन होगा NH3 के, NH3 स्क्वायर के मोल पावर में चले जाएंगे, या dx/dt इज इक्वल टू K। तो बेटा dx/dt अगर मालूम करना चाहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो K की वैल्यू गिवन होगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन होगी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रेट निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो K की वैल्यू मिली हुई होगी, K की वैल्यू गिवन होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 से, NO से और O2 से, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आपको K कैलकुलेट करना है बेटा, K कैलकुलेट करना है तो dx/dt ऊपर जाएगा, अपान में क्या आएगा, NO स्क्वायर इंटू O2 ये आएगा। अगर K की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं बेटा dx/dt ऊपर जाएगा और कंसंट्रेशन नीचे जाएगी K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप यूनिटी रखें। देखो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप यूनिटी रखेंगे तो उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। वो ये होता है, देखो A प्लस B मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A इंटू B के, या dx/dt इज इक्वल टू K A इंटू B। ठीक है, तो dx/dt किसके बराबर है, K इंटू B, K A इंटू B। वेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट यूनिटी। देखो मोलर कंसंट्रेशन हर रिएक्टेंट के आप यूनिटी रखते हैं, यूनिटी का मतलब 1 मोल पर DM गुड। ठीक है, वेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट
इज यूनिटी। ठीक है, देखो बेटा वेन मोलर ईच रिएक्टेंट यूनिटी, यूनिटी रख दें, 1 रख दें, तो देखो dx अपन dt किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू के 1, इसकी भी 1 रख दी, तो dx अपन dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप 1 रखेंगे, 1 मोल पर डीएम, तो dx अपन dt के बराबर हो जाएगा। dx अपन dt किसके बराबर, बेटा के बराबर हो जाता है, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में dx अपन dt और k दोनों बराबर हो जाएंगे। बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप यूनिटी रखते हैं, तो k की वैल्यू dx अपन dt के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब k की वैल्यू dx अपन dt के इक्वल हो जाती है, दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लग जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, उसके लिए साइन यूज करते हैं हम। बेटा जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लगेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, तो उसके लिए हम साइन यूज करते हैं। ठीक है, माइनस की साइन बता रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, माइनस की जो साइन है वो बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और जो प्लस की साइन है वो बता रही है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। देखो जैसे सपोज करते हैं ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बेटा ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो ए का अमाउंट कम हो जाएगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा, तो जिसका अमाउंट कम होता है उसके लिए माइनस की साइन यूज करते हैं, और जिसका रेट बढ़ता है, जिसका अमाउंट बढ़ता है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसके लिए हम साइन यूज करते हैं प्लस की। जिस तरह ये होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये क्या बता रहा है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन है जो बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। बेटा dx अपॉन dt लिखते हैं ना हम, dx अपॉन dt जो रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे ना हम, उसमें साइन माइनस की लगा देंगे। देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी, और दूसरा होता है प्लस, देखो माइनस की साइन हमेशा रिएक्टेंट के लिए लगाई जाती है, और माइनस की साइन बता दी कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, और प्लस की जो साइन है वो बता रही है कि प्रोडक्ट का अमाउंट जो बढ़ रहा है। तो ये देखो माइनस माइनस डी ए अपॉन डी टी, रेट reaction which shows concentration of reactant decrease। बेटा माइनस डी अपन डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो शो कर रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, और प्लस डी बी अपन डी टी, प्लस की साइन क्या बता रही है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये साइन भी बेटा जरूरी होती है समझना।
कि माइनस की साइन किसके लिए लगाई जाती है? बेटा माइनस की साइन लगाई जाती है रिएक्टेंट के अमाउंट के लिए। माइनस की साइन उस रेट के लिए लगाई जाती है जो हम रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और प्लस की साइन बता रही है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। यह रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है व्हिच शोज increase in concentration of product, जो बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, ये बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। तो ये देखो माइनस की साइन और दूसरी होती है बेटा प्लस की साइन। माइनस की साइन बताती है कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो बता रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और प्लस की साइन बता रही है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का में इजाफा हो रहा है। अच्छा अब देखो उसमें एक चीज होती है रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस और दूसरा होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अपीयर हमेशा प्रोडक्ट होता है और डिसअपीयर हमेशा रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें रेट ऑफ अपीयरेंस का पूछा जाता है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का पूछा जाता है। आपको रीडिंग में करवा दूंगा जो है फेडरल के बुक की, मगर ये होगा कि आज हमारी क्लास जो इवनिंग में है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगी, कल भी इवनिंग की क्लास जो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगी। परसों से बेटा परसों से इवनिंग में जो क्लास होगी आप लोगों की उसमें हम रीड करेंगे ये बुक, मतलब बुक की रीडिंग कर देंगे, बुक को रीड करके समझा देंगे कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बात वही की वही है, बात बेटा वही सेम बात है, मगर थोड़े अल्फाज का फर्क होगा, जुमले का फर्क होगा, कोई कहीं कोई ज्यादा बात लिखी होगी, कहीं किसी बात को ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा, बात वही सेम ही है, बात को समझना है, ठीक है। तो अब है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बेटा अपीयरेंस का रेट और डिसअपीयरेंस का रेट। अब देखो C2H2, C2H2 है, यह इथाइन प्लस 2H2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन है, ये इथेन बन गया है। बेटा इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथेन बन जाएगा, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में तब्दील हो गया। अब देखो इसका रेट क्या है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट जो इथाइन उसका 1 मोल कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम होंगे, जब जाकर इथेन का 1 मोल बनेगा, अपीयर होगा। देखो इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है बेटा, इसका जो अमाउंट है वो 1 मोल डिसअपीयर होगा, इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे, इसका अमाउंट डबल डिसअपीयर होगा, तब जाकर इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इथेन, इथेन का अपीयरेंस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इथेन का और हाइड्रोजन का, तो देखो क्वेश्चन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इथेन is 2.5 मोल पर dm पर सेकंड। बेटा इथेन का जो अपीयरेंस का रेट है, जो इथेन जिस स्पीड से अपीयर हो रहा है वो है 2.5 मोल पर सेकंड। पर सेकंड के अंदर कितना अपीयर हो रहा है 2.5 मोल पर डीएम गुड। तो इथेन का क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। देखो इसका 1 मोल अपीयर होता है बेटा, इसका देखो 1 मोल अपीयर होगा, इसका 1 मोल डिसअपीयर होगा, इसके 2 मोल अपीयर होंगे तो इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे, इसके 4 मोल डिसअपीयर होंगे, इसके 2.5 मोल अपीयर होंगे
इसके 2.5 मोल, तो इसके 2.5 मोल डिसअपियर होंगे और इसका डबल होगा 5 मोल। तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इथेन 2.5 मोल पर सेकंड, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? तो बेटा रेट डिसअपियरेंस ऑफ इथाइन, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इथाइन, इथन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इथन किस स्पीड से डिसअपियर होगा? बराबर होगी, दोनों की स्पीड सेम है क्योंकि इसका भी 1, इसका कोफिशिएंट बराबर है, सेम होगा। बेटा इसके कोफिशिएंट को देखो, इसका 1 है, इसका भी 1 है, दोनों का बराबर होगा। जिस स्पीड से ये अपीयर होगा उसी स्पीड से ये डिसअपियर होगा, क्योंकि बेटा दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं। देखो इसका 1, इसका भी 1 है, तो याद करो जिनके भी कोफिशिएंट बराबर होंगे तो उनका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इथाइन 2.5 मोलरिटी पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटा डबल होगा, हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो डबल है। देखो 2 मोल डिसअपियर होते हैं, डबल डिसअपियर होता है, हाइड्रोजन डबल डिसअपियर हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा वो होगा 5 मोल पर डी पर सेकंड। बेटा 5 होगा, 5 मोल डिसअपियर होंगे इसके। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, क्योंकि रेट के हिसाब से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपीयर होगा, हाइड्रोजन के 3 मोल डिसअपीयर होंगे, तब जाकर अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। देखो अमोनिया में ये है N2 प्लस H2 एरो NH3, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, मतलब अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, तब नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपीयर होगा और हाइड्रोजन के 3 मोल डिसअपीयर होंगे। अगर अमोनिया के 4 मोल बनेंगे, अमोनिया के 4 मोल बनेंगे तो इसके 6 मोल डिसअपीयर होंगे, इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे। जो रिलेशनशिप मास मास रिलेशनशिप में आप लोगों ने पढ़ा था वो उस टाइप का ही है वैसे। इसके 4 मोल अपीयर होते हैं, ठीक है, तो इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे। इसका मतलब है नाइट्रोजन का रेट जो होगा, नाइट्रोजन का रेट डिसअपीयरेंस का रेट, बेटा देखो नाइट्रोजन का डिसअपीयर 2 मोल हो रहे हैं और अमोनिया के बन रहे हैं 4 मोल। इसका मतलब है नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा? हाफ होगा। किसके? अमोनिया के हीट ऑफ, अमोनिया के रेट ऑफ अपीयरेंस से, क्योंकि बेटा इसके 4 मोल अपीयर हो रहे हैं, इसके देखो 4 मोल अपीयर हो रहे हैं तो इसके 2 मोल डिसअपीयर होंगे, इसके 6 मोल डिसअपीयर होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन के मुताबिक आपसे अपीयरेंस का रेट और डिसअपीयरेंस का रेट पूछा जाएगा। अब उसके अलावा जो बेटा प्रॉब्लम्स इसके अंदर छोटे से प्रॉब्लम आ सकते हैं, अच्छा वो किसके आ सकते हैं? एक तो रेट कांस्टेंट के आ सकते हैं के, और रेट ऑफ रिएक्शन के भी आ सकते हैं। देखो एक तो के की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम से ये छोटे से प्रॉब्लम होंगे, ये आ सकते हैं, पॉसिबल है, इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशन है भी नहीं। अब देखो इस तरह है कि ए प्लस बी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ए बी, और आपको वैल्यू दी जाती है dx अपन dt की, थ्री 3.2 × 10⁻⁴
मोल पर डीएम पर सेकंड। बेटा dx अपन dt की वैल्यू आपको दी जाती है, dx अपन dt रेट है, और ए और बी की इनिशियल कंसिडरेशन भी दी जाती है। ए की इनिशियल कंसिडरेशन 0.1 एम, और बी की इनिशियल कंसिडरेशन 0.1 एम। एम का मतलब है मोल पर डीएम कोड बेटा, एम से मुराद है मोल पर डीएम कोड, ये मोल पर डीएम कोड मोलरिटी है। और के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेटा इसमें बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, dx अपन dt होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a इंटू बी के। देखो dx अपन dt, dx अपन dt रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा dx अपन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, या dx अपन dt इज इक्वल टू k a इंटू बी। तो dx अपन dt डायरेक्ट, dx अपन dt इज इक्वल टू k a इंटू बी, क्यों प्रोपोर्शन को हमने रिमूव कर दिया। अब आपको k कैलकुलेट करना है, तो बेटा k कैलकुलेट करने के लिए dx अपन dt ऊपर जाएगा, a और b की वैल्यू नीचे आ जाएंगी। अब वैल्यू पुट कर दें बेटा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से क्या होगा, 3.2 इंटू 10 पावर -4, इसका यूनिट है मोल पर डीएम पर सेकंड, अपान ए की कंसेशन 0.1। बेटा मोल पर डीएम को लिख देता हूं मैं, ए की कंसेशन 0.1 मोल पर डीएम को, और बी की भी कंसेशन कितनी है 0.1 मोल पर डीएम को। अब क्या होगा, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा आपस में। बेटा ये यूनिट कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। और आंसर जो आएगा इसका वो होगा 3.2 इंटू 10 पावर -4, और 0.1 और 0.1 बेटा 0.01 बन जाता है। 0.1 को 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, 0.01 से मुराद है 10 पावर -2, और 10 पावर -2 ऊपर जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो जवाब इसका आएगा 3.2 इंटू 10 पावर -2। अच्छा यूनिट क्या आएगा इसका के का, बेटा यूनिट ये आएगा, ये डीएम को ऊपर जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, dm3 मोल ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा पर सेकंड। तो ये के का यूनिट आया बेटा, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दो हिस्सा ले रहे हैं, ए और बी हिस्सा, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर। चलो अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद टॉपिक यही आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, मतलब इसका। तो ये सेकंड ऑर्डर का यूनिट है, यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे फर्स्ट ऑर्डर का भी यूनिट डिस्कस होगा, थर्ड ऑर्डर का भी यूनिट डिस्कस होगा, जो जीरो ऑर्डर है उसका भी यूनिट डिस्कस होगा, मगर ये देखो बेटा सेकंड ऑर्डर के का यूनिट है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू क्या कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है या नहीं करती। बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि के की वैल्यू, ये जो के है इसकी वैल्यू आइदर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कंसंट्रेशन चेंज करने से के की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है। बेटा के की वैल्यू कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज करने से के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कंसंट्रेशन बी को डबल कर दें, अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे मगर के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है इसका कि के कंसंट्रेशन को डबल करने से के पर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा। बेटा जब हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है, तो के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखें
क्वेश्चन आ जाता है, लेट द कंसिडरेशन बी इज डबल। हम क्या करते हैं, बी की कंडीशन को डबल कर देते हैं। बेटा बी की कंसिडरेशन को हम डबल करते हैं और डबल करके देखते हैं कि के पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बी की कंसिडरेशन को हमने डबल किया। ठीक है, तो बी की कंसिडरेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो जाएगा। बेटा बी की कंसिडरेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो जाएगा। तो बी की कंसिडरेशन आपने 2 कर दी, 0.2 मोल पर डीएम गुड। ए को आपने सेम रखा, 0.1 एम रख दा। बी को डबल किया। अच्छा, बी को डबल करने से बेटा रेट भी डबल होगा। देखो रेट भी डबल हो जाएगा, बी को डबल किया तो रेट भी डबल होगा। तो dx अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 पावर -4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंसिडरेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, कंसिडरेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। बेटा कंसिडरेशन को डबल करने से रेट भी क्या हो गया, रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया है। इसको बढ़ाने से, बी को बढ़ाने से रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया है। अब के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आएगा। देखो के की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब बेटा के की वैल्यू निकालें, तो के जो के है, के का फॉर्मूला तो वही आएगा सेम, dx अपन dt अपन ए इंटू बी। अच्छा अब देखो के की वैल्यू 3.2 इंटू 10 पावर -4 है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। भाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि आपने कंसिडरेशन बी को डबल किया, और बी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए की कंसिडरेशन 0.1 और बी की कंसिडरेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, बी को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। देखो बी की कंसिडरेशन डबल हुई तो रेट भी डबल हो गया, तो चेंज कैंसिल हो जाएगी। देखो अपने बेटा बी की कंसिडरेशन को डबल किया, 0.2 कर दिया था ना, मैं डबल हुआ बी, बी इसलिए मैंने 2 अलग लिख दिया है। यहां पे मैंने 2 अलग लिख दिया है। अगर 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई 0.2 ही हो जाएगा, मगर डबल लिखने का मकसद, अलग लिखने का मकसद ये था ताकि एक चेंज देखो कैंसिल हो गई, और के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और के का जवाब कितना आ गया, वही जो पुराना आया था जवाब, 3.2 इंटू 10 पावर -2। इसका मतलब है के की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन है। वैल्यू ऑफ के इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो वैल्यू ऑफ के is independent of the concentration, initial concentration, do not depend upon concentration. Value of K depends upon temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, K की वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज करने से K की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और K की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है K की वैल्यू।
के वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करेंगे के वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी। देखो के टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता के वैल्यू, और ना के वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन सॉरी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। अब उसके बाद टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बहुत अहम टॉपिक है बेटा, अहम टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैं आपको बता दूं, होल नंबर में भी है, फ्रैक्शन में भी होता है, जीरो भी होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा होगा क्योंकि आपका कंसेप्ट तो पहले ही है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, में भी फ्रैक्शनल 1.5, 1/2, 2.5, 3, माइनस में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस में भी होता है, माइनस में तब होता है जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगेगा। देखो बेटा माइनस जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, कहलाएगा माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि सपोज करते हैं कि इक्वेशन है XA प्लस YB मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। XA, A के मोल X हैं और B के मोल Y हैं, ये मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A पावर X और B पावर Y। तो बेटा जो dx/dt है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, A पावर X, क्योंकि A के पर पावर X आएगा, मोल X है, और B के पर पावर आएगा Y। तो dx/dt इज इक्वल टू K होगा A पावर X और B पावर Y। तो ऊपर ये जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है इनको हम सम करेंगे तो मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो सम करना है, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, पावर हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उनको सम करेंगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा, X प्लस Y मतलब सम ऑफ पावर। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर है उनको सम करने से आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट है, पावर है ना, X और Y क्या है, पावर है, X और Y को आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। अगर इसका पावर 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करते हैं dx/dt है, A का पावर 1, B का पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। सपोज करते हैं इस तरह है dx/dt, A का पावर 1 है और B का पावर 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 + 2 3। सपोज करते हैं dx/dt, A का पावर 1 है और B का पावर 1/2 है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 + 1/2, तो हो जाएगा 3/2 या 1.5, तो फ्रैक्शन में हो गया। सपोज करते हैं ये है
dx अपॉन dt के a पावर 0 b पावर 1, तो ऑर्डर क्या होगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा ये। इसका मतलब a के हिसाब से 0 ऑर्डर है, ये जो रिएक्शन a के हिसाब से 0 ऑर्डर है। एक इक्वेशन को डबल करेंगे, हाफ करेंगे, ए रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। एक इक्वेशन को डबल करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 पावर है और किसी के ऊपर पावर 0 होता है 1 के बराबर होता है वैसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंसिस्टेंसी बढ़ाने या कम करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो बी के हिसाब से पड़ेगा। या सपोज करते हैं इस तरह इक्वेशन आपको दी गई है, dx अपॉन dt के a पावर 0 b पावर 0 तो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, 0 ऑर्डर है ये। इसका मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन डिपेंड कर ही नहीं रहे। कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से रिएक्शन मूव करेगा। ये जो रिएक्शन मूव करेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। या dx अपन dt है इज इक्वल टू k a पावर 2 है और b पावर -1 है। इसका मतलब है एक इक्वेशन को डबल करने से रेट तो बढ़ता है, 4 गुना बढ़ता है, मगर बी की इक्वेशन को बढ़ाने से रेट कम होने लग जाता है। तो ऑर्डर क्या होगा 2 - 1, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। तो बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है, उनको सम करने से मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर को सम करने से क्या मिलेगा हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अब मैं बता दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और बातें। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट देकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया जाता। कोई इक्वेशन देखें आप लोग और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने लगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक या दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ज्यादा मॉलिक्यूल डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलरिटी को देखकर नहीं बता सकते। यहां पे दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दूसरी बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जीरो होगा, जैसे ये है। इनके डिलीट कैसे किया था नहीं देखते। अब देखो H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl बन गया, इज जीरो ऑर्डर। ये बेटा जीरो ऑर्डर है और इसको लिखेंगे कैसे हम dx अपॉन dt इज इक्वल टू k H2 के ऊपर पावर जीरो आएगा और Cl2 का पावर भी जीरो आएगा, जीरो ऑर्डर है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन को बढ़ाएंगे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है बेटा, डिपेंड ही नहीं कर रहा कंसंट्रेशन पे। इनकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यकसा स्पीड होगी, एक जैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा रिएक्शन।
कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से मिलती है। दूसरा, अच्छा हालांकि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी अगर पूछा जाए तो 2 है, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, H2 और Cl2 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मगर ऑर्डर वेरिएशन 0 है। रेट ऑफ वेरिएशन किसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा अब देखो CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मिथाइल क्लोराइड और एसिल बन जाता है। जीरो ऑर्डर है बेटा, जीरो ऑर्डर है ये। जीरो प्लस जीरो, तो ऑर्डर क्या होगा? 0 प्लस 0 वही 0 हो जाएगा, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में वाटर लार्ज एक्सेस होता है, तो वाटर लार्ज एक्सेस पे रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये बेटा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है। रिटायरेशन जो है डू नॉट डिपेंड अपॉन वाटर। और वाटर होता है लार्ज एक्सिस में, तो बेटा रेट और रिएक्शन लार्ज एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर किसी कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में है, किसी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन लार्ज एक्सिस में ज्यादा है, तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो ईस्टर है CH3 COO C2H5 और वाटर, ये बेटा इथाइल एसीटेट ईस्टर है। और वाटर एसिटिक एसिड बन गया। प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो वाटर रेट जो है वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, रेट और रिएक्शन जो है वाटर की तरह से डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वाटर लार्ज एक्सिस में है। रेट लार्ज एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता बेटा। और इसको लिखेंगे कैसे हम? इसको लिखेंगे इस तरह, dx upon dt is equal to K CH3 COO C2H5
और वाटर के हिसाब से जीरो ऑर्डर है, वाटर के हिसाब से जीरो ऑर्डर है बेटा, और ईस्टर के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर। बेटा ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो। जब एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होता है तो उसको क्या कहते हैं सीडो ऑर्डर कहते हैं। अब देखो इस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, तो इस जो सक्रोज की बेटा हाइड्रोलाइसिस है वो भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर है। C12 H22 O11, ये सक्रोज है और वाटर लार्ज एक्सेस में है। ये बन गया फ्रक्टोज। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लार्ज एक्सेस पे होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है लार्ज एक्सेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा रिएक्टेंट जो लार्ज एक्सेस में हो उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब क्या होगा फार्मूला इसका, dx/dt इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, C12 H22 O11 इंटू वाटर, मगर वाटर के ऊपर जीरो लगा देंगे। नल को तो भी मर्जी है, नहीं तो जीरो लगा दो। इसका मतलब सिर्फ सक्रोज पे डिपेंड करेगा रेट, इसके ऊपर पावर 1 आएगा। तो ऑर्डर क्या होगा 1 + 0 1 हो जाएगा। तो वाटर के हिसाब से जीरो ऑर्डर है ये। वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेट पे फर्क पड़ेगा तो सक्रोज की कंसंट्रेशन से पड़ेगा। जब सक्रोज की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट चेंज हो जाएगा। अब देखो N2O5 को देखो, अब यहां पे 2 मोल है इक्वेशन में बेटा। इक्वेशन के मुताबिक N2O5 का कोएफिशिएंट 2 है, मगर एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है फर्स्ट ऑर्डर। क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट ऑर्डर प्रूव हुआ है, हालांकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो कोएफिशिएंट को देखकर ऑर्डर रिएक्शन कभी तय नहीं करना बेटा। कोएफिशिएंट को देखकर कोएफिशिएंट देखें और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, ये गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए, तजर्बे के जरिए। तो dx/dt इज इक्वल टू K N2O5 और पावर 1 है इसका। पावर क्या है बेटा 1 का मतलब है कोएफिशिएंट को देखकर ऑर्डर रिएक्शन कभी नहीं बताना। आप देखोगे एक्सपेरिमेंटली तजर्बे के तौर पर कि N2O5 का रेट कितने मॉलिक्यूल की कंसिस्टेंसी में डिपेंड करता है। वो एक मॉलिक्यूल की कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है ये। तो N2O5 बेटा N2O5 जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है,
और उसके ऊपर कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इधर क्या लिखा जाएगा, 1। तो मतलब ऑर्डर वेरिएशन क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट होगा, ऑर्डर वेरिएशन 1 है। तो यहाँ पे इसमें देखो ऑर्डर वेरिएशन के बारे में अब इसके और कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं बेटा ऑर्डर वेरिएशन के बारे में। देखो यासिन यूएसपी दिया। अच्छा देखो ऑर्डर वेरिएशन में और भी क्वेश्चंस बेटा गिवन है इसके अंदर, पेज नंबर 196 पे। वो है 2NO2 प्लस O3। 2NO2 प्लस O3 ओजोन, और ये मिलकर बनाते हैं 2N2O5 प्लस O2। अगर इक्वेशन को आप देखेंगे आप कहेंगे थर्ड ऑर्डर है, इसका क्वेश्चन 2 है, इसका क्वेश्चन 1 है, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली ये सेकंड ऑर्डर है बेटा। प्रैक्टिकली ये इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर की है। देखो रेट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली, O3 ये है इसका। इसको देखो बेटा, देखो इसको अगर आप देखकर बता देंगे ऑर्डर वेरिएशन 2NO2 प्लस O3 को, तो आप कहेंगे थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 2 है, इसका क्वेश्चन 1 है। मगर प्रैक्टिकली साबित हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर है बेटा। ऑर्डर वेरिएशन इसका 2 है, सेकंड ऑर्डर। तो ये आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा कहीं कहीं कोएफिशिएंट को नहीं देखा जाता है। ऑर्डर वेरिएशन जो है वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ वेरिएशन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका पावर और 1 इसका पावर, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर है। इसके अलावा अब आते हैं दोबारा वापस जीरो ऑर्डर। मैंने आपको पढ़ा दिया है, जीरो ऑर्डर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मगर जीरो ऑर्डर में एक और एग्जांपल भी है। वो है अमोनिया। अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया को हम हीट देते हैं या तो प्लैटिनम की मौजूदगी में या टंगस्टन की मौजूदगी में। बेटा देखो अमोनिया को हम हीट देंगे, ये कह रहा है
रिएक्शंस, a reaction that is independent of the concentration is called zero order. तो ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर कहते हैं। बेटा जीरो ऑर्डर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और जिसमें अमोनिया की एग्जांपल दी है, अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं अनहीटेड, प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं बेटा, प्लाटिनम भी यूज कर सकते हो, पीटी या टंगस्टन। पीटी को यूज कर सकते हैं या किसको यूज कर सकते हैं, टंगस्टन को। डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है टंगस्टन, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है। बेटा वैसे अमोनिया की जीरो ऑर्डर नहीं है, मगर टंगस्टन की मौजूदगी में या प्लैटिनम की मौजूदगी में वो जीरो ऑर्डर है। तो dx अपन dt इज इक्वल टू के NH3, मगर पावर जीरो लगा देंगे। पावर क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे इसके ऊपर पावर। इसके अलावा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं बेटा जीरो ऑर्डर होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस बिटवीन and Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी पढ़ा कर रही हूं आपको मैं। तो H2 और Cl2 के दरमियान रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, अभी पढ़ाया था आपको मैंने, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होते हैं वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है बेटा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। और जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं वो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। सेकंड ऑर्डर जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। थर्ड ऑर्डर जो होते हैं वो तीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। और जो जीरो ऑर्डर होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो जीरो ऑर्डर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होते हैं बेटा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं जो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करे। फर्स्ट ऑर्डर वो होता है जो एक मॉलिक्यूल की रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको एग्जांपल बता दी, एक तो एग्जांपल पढ़ा दी N2O5 वाली। डिपेंड अपॉन बेटा एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं वो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे N2O5 है, तो जो उसका dx अपन dt होगा ये होगा K N2O5। तो फर्स्ट ऑर्डर ये N2O5 के ऊपर पावर 1 है बेटा। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, बेटा डिकम्पोजिशन किसकी, अमोनियम नाइट्राइट की। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। इन एक्वस सॉल्यूशन
बेटा डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इनटू और वाटर बन जाता है। तो रेट इज इक्वल टू के NH4NO2। तो बेटा ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। N25 का याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लाटिनम का याद करना पड़ेगा, H2 और Cl2 का याद करना पड़ेगा कि इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, लाजमी है मतलब बेटा इसको पढ़ना याद करना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में सबसे जो अहम बात है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हर जगह यूज होता रहता है, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। उसके बाद आते हैं सेकंड ऑर्डर पे। अच्छा, तो बेटा सेकंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बेटा दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा सेकंड ऑर्डर में। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब उसमें देखो कौन से इसमें दिए गए हैं, और रेट इसको इससे भी लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर की, या रेट डायरेक्टली होगा ए इंटू बी की। अब ए इंटू बी में भी देखो, ए का पावर 1 बी का पावर 1 तो भी सेकंड ऑर्डर, ए का स्क्वायर है तो भी सेकंड ऑर्डर, क्योंकि पावर 2 है। इसका मतलब है वो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बेटा देखो, सेम मॉलिक्यूल के दो मोल हो सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के दो मोल हो सकते हैं, या एक मोल एक रिएक्टेंट का होगा, दूसरा मोल दूसरे रिएक्टेंट का होगा, या तो एक मोल एक रिएक्टेंट का होगा, दूसरा मोल दूसरे रिएक्टेंट का होगा। देखो देखो, ए स्क्वायर भी आ गया और ए बी भी आ गया है। क्या मतलब है? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अच्छा बेटा डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन, और ये देखो 2NO2 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन में क्या बन रहा है? NO बन रहा है और ऑक्सीजन गैस। बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन देखो, अगर पूछा जाए से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, तो ये आपको याद करना है बेटा। ये जितने भी ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कोफिशिएंट एक है, अलग है, और ऑर्डर रिएक्शन इसका दूसरा हो जाता है फिर, ठीक है। तो ए जो 2NO2 है इसका ऑर्डर रिएक्शन सेकंड होगा, तो dx/dt इज इक्वल टू के और NO2 स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर। ये बेटा सेकंड ऑर्डर है, ये समझिए ए स्क्वायर की तरह है।
रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब सॉरी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, NO2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके पर पावर 2 लगाया गया है। जैसे ए के ऊपर स्क्वायरिंग लगाई गई थी, समझे, वो इससे NO2 के पर पावर 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल NO2 पर डिपेंड करेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन NO2 के दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन NO2 के दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका सेकंड ऑर्डर है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में यह है NO प्लस O3, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस O3 है ओजोन। बेटा NO गैस और प्लस ओजोन गैस, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं और ऑक्सीजन। अच्छा, तो dx/dt, dx/dt इज इक्वल टू K NO होगा इंटू O3 होगा, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका सेकंड ऑर्डर है। तो बेटा ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of 3 molecules। बेटा 3 मॉलिक्यूल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K A⁻3, इससे भी हो सकता है। तीनों मॉलिक्यूल एक ही होंगे, तीनों मॉलिक्यूल एक ही रिएक्टेंट के होंगे, या ऐसे भी हो सकता है, रेट इज इक्वल टू K A/B²। ए का एक मॉलिक्यूल और बी के दो मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, तो भी थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। या रेट इज इक्वल टू K A का स्क्वायर बी का एक मोल, ऐसे भी हो सकता है कि स्क्वायरिंग ए के ऊपर है, बी का एक मोल है। या ऐसे भी हो सकता है कि A/B/C, ए के पावर 1, बी का पावर 1, सी का पावर 1, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, ए बी सी पर, ए पर डिपेंड करेगा, बी पर डिपेंड करेगा, सी पर, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। बेटा NO + O2, ये हमारी सिलेबस में भी है, सिंध के सिलेबस में भी है। ये है 2NO + O2 एरो 2NO2। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि dx/dt इज इक्वल NO² × O2। ये Na के ऊपर स्क्वायर है इंटू O2 है, मतलब NO के हिसाब से सेकंड ऑर्डर, O2 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। 2 + 1, तो बेटा ये थर्ड ऑर्डर हो गया। ये कौन सा होगा, ऑर्डर का 3 हो गया, थर्ड ऑर्डर है ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है, तो मैं आपको पहले बता दूं कोफिशिएंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है इसको। बेटा रिएक्शन के कोफिशिएंट पे न जाएं,
क्योंकि कोफिशिएंट से तो ऑर्डर वेरिएशन का पता नहीं चलता, ऑर्डर वेरिएशन का पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, इनके कोफिशिएंट देखो 8 हैं सेकंड क्वेश्चन में। FeCl3 के 2 मोल और पोटाशियम आयोडाइड इसके 6 मोल से। और क्या बना रहे हैं, FeI2 2FeI2 बन रहा है, प्लस KCl बन रहा है 6 प्लस I2 बन रहा है सॉलिड। ये भी एक्यूएस है। ये सब एक्यूएस है, एक्यू का मतलब है एक्यूएस सॉल्यूशन में है। अब लोग अगर इसको क्वेश्चन को कहेंगे, आप कहेंगे 8 ऑर्डर है ये, इसका क्वेश्चन 2, इसका क्वेश्चन 6, तो बेटा ये एक्चुअली थर्ड ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि ये थर्ड ऑर्डर है। रेट इज इक्वल टू के बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, FeCl3 होगा इंटू KI होगा, और KI के ऊपर स्क्वायर होगा। तो FeCl3 का पावर देखो 1 हो गया एक्सपेरिमेंटली, और पोटेशियम आयोडाइड का पावर 2 है। तो एक्सपेरिमेंटली बता रहा है कि स्लो स्टेप के अंदर इसका मैकेनिज्म होगा। ये रिएक्शन डायरेक्ट दिया गया है बेटा, इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। बेटा देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका एक मैकेनिज्म है। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन पढ़े, उसका मैकेनिज्म है। उसमें देखो स्लो स्टेप भी है एक। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करता है वो स्लो स्टेप हो जाता है, ठीक है। SN1 SN2 में भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा है। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे। SN2 बायोमॉलिक्यूलर है, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो बेटा इसका भी एक मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन को डायरेक्ट को मत समझें, इसके मैकेनिज्म में FeCl3 का 1 मोल होता है और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मोल इस्तेमाल होते हैं। बेटा इसके जो मैकेनिज्म होगा उसके अंदर FeCl3 का 1 मोल इन्वॉल्व होगा और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मोल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर कहा गया है कि ये भाई थर्ड ऑर्डर है। 1 + 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा, तो ये होगा थर्ड ऑर्डर। अच्छा उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी होता है। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल भी है। देखो ऑर्डर वेरिएशन किस में होता है बेटा, फ्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। अब देखो H2 गैस, प्लस Br2 गैस, ये बना रहे हैं HBr। H2 गैस से Br2 गैस से HBr बना रहे हैं, और इसका ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में है। इसका ऑर्डर ये कि H2 और Br2 का हाफ मोल है, ये है ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर रिएक्शन ये इसका आ रहा है, H2 और Br2 के ऊपर पावर हाफ आ रहा है एक्सपेरिमेंटली। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें H2 का 1 मोल और Br2 का समझे हाफ मोल है।
मैकेनिज्म के अंदर, तो ऑर्डर वेरिएशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बेटा dx अपन dt है ये, तो dx अपन dt ये हो जाएगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 1 इसका पावर है, इसका पावर है 0.5, तो 1.5 हो जाएगा ऑर्डर वेरिएशन। ये याद करना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन सीधी सीधी लाइनें आ जाती हैं बुक की, तो इसका मतलब इनको याद करना है आप लोगों ने। नंबर 2 पे देखो, मिथाइल क्लोराइड लिक्विड, सॉरी बेटा क्लोरोफॉर्म लिक्विड है ये, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस, CCl4 लिक्विड बनाते हैं, और प्लस HCl बन जाता है गैस। देखो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CCl4 बना रहा है और HCl, तो dx/dt जो होता है इसका होगा KCHCl3, और क्लोरीन का क्या होगा? हाफ मोल होगा। मैकेनिज्म के अंदर इसका भी मैकेनिज्म है, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा बेटा 1 + 0.5, 1.5 हो गया ऑर्डर वेरिएशन। तो ये होगा फ्रैक्शनल ऑर्डर वेरिएशन है ये। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ लेंगे, उसमें सीडो भी आ जाता है, और इसके अलावा इसके साथ प्रॉब्लम भी इसके बेटा करेंगे हम।